बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। प्रीवियस दो तीन लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट मेथड जो हैं वो यूज़ किए थे, सीखे थे, जिससे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड से वो जिसमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था और गॉस जॉर्डन मेथड था वो हमने सीखे। और उसमें जो बेसिक पर्पस था ये अपने लीनियर अलजेब्रा में भी किए हुए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे करवाने का दोबारा से मकसद ये था कि हमने उसको जो है एक ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने सीखा और हमने उसके साथ फिर सिर्फ 2-3-4 लाइनों का जो है ना हमने ऐसी हमने स्टेटमेंट्स बना दी थी, ऐसे फॉर्मूला बना दिए थे जो कि आपके 2-3-4 लाइन्स में आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और चाहे वो 100 बाय 100 की मैट्रिक्स हो या 1000 बाय 1000 की मैट्रिक्स हो, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर टाइम को भी देखना होता है। हमने देखना होता है कि उसका सीपीयू टाइम कितना यूज़ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसी हवाले से ये जो है मेथड जो है रोज़ बरोज़ जो है नए नए मेथड डेवलप हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम एफिशिएंट मेथड्स चाहते हैं ताकि हमारा सीपीयू टाइम कम से कम इस्तेमाल हो, हमारे जो है मेमोरी वो कम से कम इस्तेमाल हो और एक्यूरेसी भी हमारी बहुत जो है वो एक्सीलेंट रहे। तो इसीलिए हमने मुख्तलिफ मेथड्स की बात की थी। फिर गॉसियन एलिमिनेशन हमने किया, फिर उसके बाद हमने बताया कि गॉस जॉर्डन मेथड उससे भी ज़्यादा बेहतर मेथड है। और आज मैं आपको जो नया मेथड करवाने जा रही हूँ वो चॉस्की मेथड कहलाता है या उसको क्राउड्स मेथड कहते हैं। आइए देखते हैं कि वो मेथड क्या है और वो इन दोनों मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट मेथड माना जाता है। सो उस मेथड में हम क्या करते हैं कि दिस इज़ आल्सो नोन एज द क्राउड्स मेथड। इसके दो डिफरेंट लोगों ने काम किया। बहरहाल ये मेथड जो है दो नामों से जाना जाता है। द मेथड ऑफ मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन क्या है हमारी, अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है वो एक ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सोर्स वेक्टर। ठीक है, तो उसमें जो ए मैट्रिक्स है उसको हम डिकम्पोज करने जा रहे हैं। उसको हम दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज करेंगे। चलते हैं देखते हैं किस तरह से होगा द मेथड ऑफ मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमें इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है मैट्रिक्स। और फिर क्या है कि दिस इज मोर इकोनॉमिकल ऑफ कंप्यूटर टाइम देन अदर एलिमिनेशन मेथड्स. As a result, it has been used extensively in some of the larger structural analysis programs. Crowd's method transforms the coefficient matrix A into the product of two matrices. ठीक है, डिकम्पोज करने की बात की है ना, तो ये इसको दो मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करता है जो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, हमने उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर रहे बल्कि दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट लेंगे। एक तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हम इसको ए को डिकम्पोज करेंगे एल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यू मैट्रिक्स में, वेयर यू हैज़ वन ऑन इट्स मेन डायगोनल। ठीक है, हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर के आपके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और डायगोनल से बिलो जो हैं वो नॉन जीरो होंगे। ऊपर जो हैं सारे के सारे डायगोनल से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे। और दूसरी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल उससे ऊपर के एलिमेंट्स जो है नॉन जीरो होंगे और नीचे जो हैं सारे के सारे जीरो होंगे। और इसमें एक और बात भी है कि इसकी जो यू मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट वो वन होंगे, वन के अलावा कोई और नहीं होंगे, जबकि बाकी सारे के सारे जनरल एलिमेंट्स होंगे जो कि आपकी ए की डिकम्पोजिशन से आपको मिलेंगे। ठीक है, द मेथड इन विच एल हैज़ द वन ऑन इट्स डायगोनल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास यू मैट्रिक्स जो होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो वन होंगे। अगर हमारी ऐसे हम सिस्टम ले लें जिसमें हमारे पास अपर पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो डायगोनल एलिमेंट्स पे, लेकिन लोअर पे रिस्ट्रिक्शन ये हो कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हों, तो फिर उसमें क्या है कि वो एक और मेथड बन जाता है जिसको डुलिटल मेथड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास चॉस्की या क्राउड्स मेथड में क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट वन होंगे, हमारी एल मैट्रिक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और अगर हम एल के साथ डायगोनल एलिमेंट्स को वन कर देते हैं
और u पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो उस मेथड को हम डूलिटल मेथड कहते हैं। तो ये हम जो है इस वक्त जो है क्राउड्स मेथड को डिस्कस करेंगे। Any matrix that has all diagonal elements non-zero can be written as a product of lower triangular and an upper triangular matrix। ठीक है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लिखी जा सकती है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स के तौर पे दिखाऊंगी कि एक ही मैट्रिक्स है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जा सकती है और हम उसको लिख भी सकते हैं। तो आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 -1 -1 0 -4 2 6 -3 1। इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं तो आप देखिए कि इसको हमने डिकम्पोज कर दिया और इसका अब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का, वो 2 ये है। उसके बाकी जो हैं उस रो के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो गए। दूसरा ये है कि आपके पास सेकंड इसकी रो ऐसे आ गई कि फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया और बाकी जो है -4 और 2 भी आपके पास 0 है। फिर आपके पास जो थर्ड रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सेकंड एलिमेंट -3 है और ये 1 है। तो अगर आप देखिए तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। इसके बिलो द डायगोनल एलिमेंट ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और ऊपर तीनों के तीनों जो हैं वो 0 एलिमेंट्स हैं। सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसको हमने मल्टीप्लाई अगर हम करें एक और मैट्रिक्स से जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 1 हैं और ये यहाँ पे आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, जबकि लोअर डायगोनल से नीचे जो हैं वो सारे के सारे 0 हैं। सो ये आपकी जो डिकम्पोजिशन हुई ये क्राउड्स मेथड से हुई। ठीक है, हमारे क्योंकि हमारे पास u के जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल पे वो 1 हैं। फिर हम इसको डिकम्पोज एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं। सो और दूसरा जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको देखिए, उसके आपके पास जो है वो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी u पे, अब यहाँ पे सॉरी पहले l पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब u पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। सो ये जो इस तरह से जो हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया तो ये हमारे पास डूलिटल मेथड से हुई। इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिससे हम इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए कि ये मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है इसके ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट है 1 2 और 1। और इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखिए तो उसमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कोई ऐसा हमने कंडीशन नहीं लगाई जहाँ पे हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को कहीं पे भी 1 करें, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो हम लीनियर अलजेब्रा में जिस तरह हम करते हैं, कोई हम रैंडमली सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो देयर आर डिफरेंट चॉइसेस। ठीक है, लेकिन हम जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो हमें एक तरतीब से, एक ऑर्डर से काम करना पड़ेगा ताकि हम उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें और मिनिमम एफर्ट के साथ, मिनिमम जो है ना स्पेस और प्रोग्रामिंग के साथ। स्पेस भी हम कम से कम खर्च करें, प्रोग्रामिंग की एफर्ट्स भी हम कम से कम खर्च करें और हमारा जो है सोल्यूशन जो है वो हमें एग्जैक्ट मिल जाए। अब इन मैट्रिसेस के सोल्यूशन जो है वो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन उसकी टेक्निक्स बहुत सी हैं। अब चाहे इन तीनों सेट्स में से किसी 2 मैट्रिसेस को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, लेकिन यह है कि जब आप सोल्यूशन किसी सिस्टम का फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सोल्यूशन सेम होगा। सो ये 3 डिफरेंट मैट्रिसेस मैंने आपको बता दी। अब इसको हम देखना चाहेंगे कि हम किस तरीके से कंप्यूटर पे इसको इम्प्लीमेंट करें और इस तरह इसकी और बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब ये देखें ना, ये 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी आपने 3 ऑप्शंस तो देख ही ली, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो अगर कोई आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बड़ा हो जाएगा तो ये चॉइसेस और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और हमारे लिए प्रोग्राम करना किसी भी मैट्रिक्स के इस तरह से डिकम्पोजिशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एक तरीका रखेंगे, एक ऑर्डर रखेंगे और उस तरीके से हम बहुत आसानी से अपना कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकेंगे।
of the entire set of LU whose products equals matrix A. In the Crowd's method, we choose the pair in which U has only ones on its diagonal as in the first pair above. ठीक है, ये पहली वाली मैंने आपसे कहा था कि ये क्राउड्स मेथड की बात हो रही है, ये चस्की मेथड की बात हो रही है, ये हमारी जो है ये डोलिटल मेथड की बात है, और ये जस्ट एक जनरल जो है डिकम्पोजिशन है, किस तरीके से भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मतलब पहले कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या है, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी, where A represents the coefficient matrix, S is the column matrix of the unknown, and B is the column matrix of the known या constants। इसको सोर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये सोर्स कॉलम भी कहते हैं। If we can reduce the system of equation to an equivalent system of the form L U, ठीक है, A को हमने डिकम्पोज कर दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, दिस इज इक्वल टू B। देन अब अगर हम डिकम्पोज कर लेते हैं, हमारे पास इस तरह की मैट्रिसेस आ जाती हैं, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या है कि जब हमारे पास डिकम्पोज हो गया, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो आ गए, तो हमारे पास जो है हम इसका इन्वर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगी, और आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है उसके साथ आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जब आपने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें। आपको पता है कि मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वल आंसर मिले। सो हम ये इसका ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, और अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू एल इनवर्स बी। ये आपके पास आ गया। अब ये है कि एल इनवर्स एल जो है वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। सो एल इनवर्स एल जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब हम इसको यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू अगेन द यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास यू ही आएगा, यू एक्स इक्वल टू एल इनवर्स बी। और अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक सिस्टम है, ये आपके पास एक सिस्टम है। लेट अस से दिस इज इक्वल टू सम y कॉलम। ठीक है, कि आपके पास ये y कॉलम में आ गया हमने, क्योंकि हमारे पास एल यू एक्स इक्वल टू बी था। अब हमारे पास सिर्फ यू एक्स है, और विच इज इक्वल टू एल इनवर्स बी। ऑब्वियसली ये चेंज हो गया, और लेट अस से दिस इज इक्वल टू y। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ देखिए हमने क्या किया कि हमने यू एक्स इक्वल टू एल इनवर्स बी, और इसको हमने y कह दिया। सो यहाँ से क्या है, यू एक्स इक्वल टू वाई एंड एल इनवर्स बी इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें ये सिस्टम मिल जाता है। सो आपके पास यू एक्स इक्वल टू वाई है, और एल जो है एल वाई, क्योंकि हमारे पास एल इनवर्स बी इक्वल टू वाई था, सो हमने उसको दोबारा से एल से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, तो आपके पास क्या आया, एल वाई इक्वल टू बी। तो ये आपके पास दो जो है सेट्स आ गए। एक ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या करेंगे कि दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए ना आपके पास जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, यहाँ आपके पास देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं A11, A21, A31, A41, और यहाँ पे आपके पास है A22, A23, A32, A42, और यहाँ आपके पास है A33 और A34। ठीक है, और ये A44 है। ये आपकी लोअर जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपके पास ये है, देन ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप इसकी फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे x है, x1, x2, x3, x4। ठीक है, ये आपके पास जो है वो है, अभी y's जो है ना वो अननोन है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ जब फर्स्ट रो को आप देखेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड जो
इक्वेशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आपके पास नोन होगी, आपके पास जो है a22 की वैल्यू यहाँ पे है, अब x2 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब थर्ड इक्वेशन करेंगे सो हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इस वक्त जब इस स्टेज पे हम हैं तो हमें y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्या है कि हम जब इस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलेगी तो वह हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि b नोन है, l हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, y की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और फिर हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इनकी वैल्यूज जो हैं वो x की फाइंड आउट कर सकेंगे। सो हम यही कह रहे हैं कि ly दिस कैन बी सॉल्व बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन ux इज इक्वल टू y b बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशन। चलें हम इसको इस तरह से करते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं लेते, हम 4 इक्वेशंस का सिस्टम लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। अगर 3 इक्वेशंस का सिस्टम लेंगे तो वो बहुत ही कम होगा, शायद हमसे प्रॉपर तरीके से उसकी लॉजिक ना बन सके। तो 4x4 को समझने के लिए हमारे लिए ज़्यादा आसान है। देन वी कैन राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशंस हम लें तो उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास कैसे बनेगी। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास a11 है, दूसरा एलिमेंट कोफिशिएंट जो है a12 है, आपके पास इक्वेशन है a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस a14x4 इक्वल टू b1। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 प्लस a24x4 इज इक्वल टू b2। फिर थर्ड आपके पास इक्वेशन है a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 प्लस a34x4 इक्वल टू b3। और फोर्थ है a41x1 प्लस a42x2 प्लस a43x3 प्लस a44x4 इज इक्वल टू b4। ये आपके पास सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशंस था, ठीक है, जिसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखा। अब इसको हम डिकम्पोज करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम हो गया और इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं एल और यू मैट्रिसेस में। अज्यूम दैट एल के जो एलिमेंट्स हैं वो हम उनको स्मॉल एल से शो करते हैं। ये ए मैट्रिक्स थी तो हमने इसको ए से शो किया। इसी तरीके से हम एल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एल से शो करते हैं और यू के हम एलिमेंट्स को यू से शो करते हैं। तो हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में। From this relationship LU A is equal to LU we can write this is equal to L11, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट और लोअर देन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज L11 0 0 और ठीक है, इसके जो हैं वो आपके पास इस मैट्रिक्स A को हमने डिकम्पोज करना है ना, तो ये 4 जो है इसकी कॉलम्स होंगे L21 L22 और फिर ये सारे जीरो हो गए, L31 L32 L33 और 0 L41 L42 L43 L44। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स जो है ये 4x5 की मैट्रिक्स है, अब देखिए 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली जब इसके इक्वल हमें मैट्रिसेस लेनी है तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है, अगली जो है वो 4x5 की मैट्रिक्स होगी, तब हमारा ये इक्वेशन जो है इक्वल हो सकती हैं, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं है। सो हम जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को लेंगे। अब हमने कहा कि उसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 होंगे। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट है u12, थर्ड है u13, फिर u14 है और फिफ्थ को हम ये करते हैं कि हमने जैसे वहाँ पे उसको y पुट कर लिया था, तो अब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ जो है इसको हम y ले रहे हैं। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ux इक्वल टू y हो गई, ठीक है। इसका जो सेकंड रो है वो हमारे पास आ गई, डायगोनल एलिमेंट अगेन 1 हो गया, फिर u23 u24 और ये सबस्क्रिप्ट ऑब्वियसली सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से हम कर रहे हैं और y2। फिर आपके पास जो है ये 0 है और डायगोनल एलिमेंट 1 है और ये 3 4 है और y3 है। देन आपके पास ये 0 है 1 0 है और इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और ये y4 है।
आप देखिए कि जब हमने इस मैट्रिक्स को देखा तो ये 4/5 की मैट्रिक्स थी। अब इन दो मैट्रिक्स को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4/5 की ही मैट्रिक्स मिलेगी और वो मैट्रिक्स होगी आपके ए मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। और साथ ऑब्वियसली ऑगमेंटेड जो एलिमेंट्स हैं वो इसके हो जाएंगे। अब इनको हमने ये डिकम्पोज कर लिया। अब डिकम्पोज करने के लिए आपने लीनियर अलजेब्रा में ये मेथड शायद पढ़ा भी होगा, आपने इसको किया भी होगा। आपके किसी तरीके से भी आप करते हैं, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम जो करेंगे, हमें एक तो ये है कि आप ये देखिए कि जब प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो आपके जो भी कैलकुलेशन हो रही हैं, अगर उसी सबस्क्रिप्ट के साथ, उसी नाम के साथ आप दोबारा से कोई एलिमेंट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है। मीन्स कि अगर फर्ज करें कि आपके पास एक ए एलिमेंट था, आपने प्रोग्रामिंग में ए इक्वल टू 5 लिखा, लेकिन आगे कहीं जाके ए इज इक्वल टू कैलकुलेशन के अंदर या किसी तरीके से भी ए की वैल्यू अगर 10 आ गई तो वो जो 5 था वो उसको अब गायब हो गया। अब उसकी नई वैल्यू जो है उसने ओवरराइट कर ली और नई वैल्यू उसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें ये ख्याल रखना है कि अगर उसको, और फिर अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलता कंप्यूटर को, तो वो उसको कोई भी उसके स्टोरेज में कोई नंबर पड़ा होगा उस नाम से, और नहीं उस नाम से ज़रूरी है, उस नाम से जब पड़ा होगा तो वो उसको लिख लेगा। और अगर स्टोरेज में कोई नाम भी नहीं पड़ा हुआ तो वो उस नंबर को 0 अज्यूम कर लेगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हों तो उस कैलकुलेशन में जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, उनकी वैल्यूज़ जो है वो पहले से स्पेसिफाई होनी चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो होनी चाहिए। सो आसान तरीका और उसको एरर से बचने का तरीका ये है कि पहले आप अपनी मैट्रिसेस को इनिशियलाइज कर लीजिए। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है कि आप अपनी मैट्रिसेस को डिफाइन कर लें, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को पहले 0 डिक्लेयर कर दें कि तमाम की तमाम मैट्रिक्स, जैसे L है तो पूरे के पूरे एलिमेंट उसके 4/4 मैट्रिक्स जो है वो 0 ले लें। इसी तरह U मैट्रिक्स जो है वो 4/5 जो है वो 0 0 ले लें और उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। आपके पास अब मैट्रिक्स आएगी क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपने जो उसको फीड करने हैं वो ए की फॉर्म में हैं, A11, A12, A13। तो जब आप L और U को पहले इनिशियलाइज करेंगे, 0 करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब उसके स्टोरेज में फिलहाल कोई नंबर नहीं मौजूद सिवाय 0 के। अब वो नई वैल्यू कैलकुलेट करेगा और जब नई वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो अपने स्टोरेज में वो वाली वैल्यू रखता चला जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से करेंगे ताकि हम जब कैलकुलेट कर रहे हों तो अगर हमने L1 उसमें यूज़ करना है या यूज़ करने हैं तो वो हमें वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो हमारी मैट्रिसेस में आती हैं। ऐसे ना हो कि वो उसके पास स्टोरेज में हो ना मौजूद और वो उनको 0 कंसिडर कर लें। सो हमें ये तरतीब का ख्याल रखना होगा। उस तरतीब के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये काम करते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं L11, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे, देखिए मैं आपको बड़ा आसान सा, बड़ा लॉजिकल सा तरीका बताऊंगी। हम ये करेंगे कि पहले सारी की सारी रो L की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस तरह से लिखा। अगर मैं आपको बड़ा एक तरीके से आसान तरीके से बताती हूँ, आप ये देखिए कि आपके पास रोज हैं, ठीक है। इस तरह मैं लाइन लगा रही हूँ, सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी रोज में होंगी, ठीक है। ये रोज हैं और यहाँ से 1 रो है, 2 रो है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई भी n रोज हैं। यहाँ तो हमने सिस्टम 4 लिया है, लेकिन अगर आपके पास n रोज भी हैं तो ये सारी रोज को आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करती हैं, यहाँ देखिए तो ये क्या है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो आपको L11 मिलेगा, ठीक है। और जब आप उसको अपने जो इनकी मैट्रिक्स A के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एलिमेंट क्या है, A11 है। तो आपके पास पहला जो है वो L11 आ जाएगा A11 के इक्वल। दूसरी रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये L21 दे देगा और ये ऑब्वियसली 0 है तो L22, यहाँ तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। सो आपके पास L21 इज इक्वल टू A21 आ गया। इसी तरह से L31 जो है वो A31 आ गया और L41 जो है वो A41 आ गया। तो आपको बड़े आसानी से क्या मिलेगा कि आपके पास जो है वो L11 इज इक्वल टू A11 आ जाएगा,
L21 इज इक्वल टू A21 आ जाएगा, L31 इज इक्वल टू A31 आ जाएगा, और इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास LN1 जो है वो AN1 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि आपके पास जो है L मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम की तमाम एलिमेंट्स आपको मिल गए, क्योंकि ये तो नॉन मैट्रिक्स है ना, इसके कोफिशिएंट्स नोन हैं। सो आपके पास क्या है कि अब L11, L21, L31, L41 और Ln1 तक के सारे एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम जो है आपकी नॉन मैट्रिक्स का वो इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो हम कंप्यूट कर चुके, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और लास्ट कॉलम तक हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सो हमारे पास जो है हम क्या करेंगे कि सेकंड काम हम ये करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट रो है, और 1 से तो हम कर चुके इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इसी तरह से आप चलते जाएं, और ये आपका n अब ऑब्वियसली जो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो n 4/5 है। अगर n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा तो एक आपकी सोर्स कॉलम होगा, सो आपके पास n+1 तक होगा। सो आपके पास n+1 तक की सारी मल्टीप्लिकेशन होंगी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप देखिए, फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, L11 U12 इक्वल टू A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बराबर होगी, सो L11 U12 इज इक्वल टू A12। तो आपके पास अब L11 तो आपने पिछली ऑपरेशन में जो है वो फाइंड आउट कर लिया, आपके पास ये अभी नॉन वैल्यू हो गई, यहाँ आपके पास ये जो है ये भी नॉन है। सो आपके पास अननोन जो है वो U12 है, आपके पास U12 की क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आ जाएगा U12 इज इक्वल टू A12 ओवर L11। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दूसरा, आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, U11 मल्टीप्लाइड बाय U13। बाकी क्योंकि इसमें रो में बाकी एलिमेंट जीरो हैं, सो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका क्या है, A13। सो आपके पास U13 आ जाएगा, U13 इज इक्वल टू A13 ओवर L11। इसी तरह से U14 आ जाएगा A14 ओवर L11, और इसी तरह से अगर आप चलते जाएं तो U1n+1 हो जाएगा इज इक्वल टू, आपके पास क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स में आपके पास Y1 है। सो ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम इक्वल टू Y1 क्या कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू A1n जो कि है B के बराबर, B1 डिवाइडेड बाय L11। ठीक है, तो हम बेहतर है कि हम जो अपनी Y1 को हम लिख रहे हैं हम उनको भी सब्सक्रिप्ट कर दें U1n से, तो हमारा एक ही तरतीब में सारी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। सो हम इसको वाइज को हम अगर A1n+1 कह दें, A2n+1 कह दें, A31 पूरे का पूरा कॉलम अगर हम उस तरह से उसको स्क्रिप्ट कर दें तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने फर्स्ट रो यहाँ कैलकुलेट की। अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर चुके हैं, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम भी हमने कर चुके। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, और एन तक हम चले जाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करें सेकंड रो, थर्ड रो, ये एन रो है, और इसको हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई।
ये सारी की सारी रोज जो हैं जब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि सेकंड रो है, सेकंड कॉलम आपके पास क्या आता है L21 मल्टीप्लाइड बाय U12 प्लस L22 इज इक्वल टू सेकंड रो, सेकंड कॉलम आपको क्या है, ये आपके पास है A22। सो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं कि L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू A22। अब देखिए इसमें आपके पास जो है L21 आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, U12 आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, L22 आपके पास नोन नहीं है, A22 आपके पास नोन वैल्यू है। सो यहाँ से हमारे पास जो है L22 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A22 माइनस L21 U12। ठीक है, आपके पास ये जो है यहाँ से L22 ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा L31 मल्टीप्लाइड बाय U12 L32 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा A32। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाता है L3, यहाँ से L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू A32। तो आप देखिए कि यहाँ से आपके पास जो है वो, क्योंकि हमारे पास L31 हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके, U12 यहाँ कैलकुलेट हो गया, अब A32 नोन है, L32 हमारे पास नोन नहीं है। सो हम L32 इज इक्वल टू A32 माइनस L31 U12 आपके पास आ गया। सो ये कैलकुलेट हमने कर लिया। इसी तरह से जब हम फोर्थ रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L41 U12 प्लस L42 इज इक्वल टू A42, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, ये आपको दे देगा L42 इज इक्वल टू A42 माइनस L41 U12। ठीक है, ये आपके पास। इसी तरह से हम अगर आगे चलते जाएं तो हमारे पास जो है वो लास्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी LN2 इज इक्वल टू AN2 माइनस LN1 U12। ठीक है, आपके पास ये लास्ट तक आ जाएगी और हमने सारे के सारे अब सेकंड जो है कॉलम उसके L जो है वो हमने सारे के सारे ये वाले सेकंड कॉलम के हमने सारे के सारे L कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, अब हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हमने कर लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकंड रो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये फोर्थ कॉलम और ये आपके पास सारे के सारे n+1 कॉलम तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है L21 U13 प्लस L22 U23 और ये आपके पास जो है बाकी ज़ीरो हो गया। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, यह आ जाता है L31 सेकंड रो है थर्ड कॉलम है तो L21 U13 प्लस L23 L22 U23 इज इक्वल टू A23। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, अब आप देखिए कि L31 तो हम ऊपर पहले उसमें कर चुके, U13 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये देखें ना U13 हमने इस फर्स्ट रो में कैलकुलेट कर लिया था। इसी तरह से L22 हमारा यहाँ कैलकुलेट हो चुका है, L23 अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया और 23 नोन है। सो यहाँ से हमारे पास U23 आ जाएगा इज इक्वल टू A23 माइनस L31
U13 डिवाइडेड बाय L22। फिर इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से करें तो हमारे पास आ जाता है L21 U14 प्लस L22 U24 इज इक्वल टू A24, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है U24 इज इक्वल टू A24 माइनस L21 U14 डिवाइडेड बाय L22। आखिर में हमारे पास आ जाता है U2n इज इक्वल टू U2n प्लस 1 कह लें, दैट इज इक्वल टू Y2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास A दैट इज B हो गया, B2 हो गया, या हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं U2n प्लस 1 माइनस, ये मैंने B2 लिखा है, इक्वल ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये इसके बराबर है, और ये है L21 U1n प्लस 1 जो है, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास है L22। ठीक है, तो हम ये इस तरह से चलेंगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा, आपने देखें आपने ये कर लिया, अब आपके पास क्या है, सेकंड रो से आप चलें, थर्ड रो से आप चले, अब आपने सेकंड से सेकंड कर लिया, थर्ड रो से आप चलिए, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और यहाँ से एन रो। तो आपके पास क्या है, और आपने कॉलम जो है इसको थर्ड का फोर्थ से शुरू किया, थर्ड से नहीं हुआ तो थर्ड से हम करेंगे थर्ड रो। तो जब थर्ड रो से हम करेंगे तो फिर हमारे पास जो है अब क्या आएगा कि आपके पास यहाँ से इसमें अगर एक हम करके देख लेते हैं, हमारे पास थर्ड रो से थर्ड कॉलम में, थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम आपके पास ये है, तो ये L31 थर्ड रो थर्ड कॉलम है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू A33। तो आपके पास जो है L31 U13 L32 U23 और L33। तो हमारे पास यहाँ पे L33 जो है वो अननोन है, सो हम L33 को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू L33 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, L33 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23। ठीक है, इसी तरह से आप देखते जाइए कि आपके पास जो है इस कॉलम में ये थर्ड रो थर्ड कॉलम था, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम आपके पास क्या होगी, फोर्थ रो थर्ड कॉलम L41 और L13, L41 हो जाएगा 4 और 3, ये है L43, दिस इज A43 माइनस L41 U13 माइनस L42 U23। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, और इसी तरह से हम नीचे चलते जाएं तो हमारे पास जो है वो n तक की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। सो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि आपने क्या किया कि अगर हम देखें तो हम फर्स्ट रो में कर रहे हैं A11, आपका फर्स्ट कॉलम उसी तरीके से आ गया, फिर हमने U को कैलकुलेट किया तो आपके पास U12 डिवाइडेड बाय L11 था। अगर इसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट देखें, इसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट देखें, इसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट देखें तो हमारे पास सेम है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इसका ये सेम है, इसका सेम है, और ये जो है ये हमारा जो है वो कॉलम वाइज चलता चला जा रहा है, n+1 तक गया है। यहाँ पे हम रो में देखिए तो हमारे पास जो है इस तरह से n तक गया, कि जिसमें आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो n सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, यहाँ तक गया। फिर आप थर्ड में देखिए कि अगेन फिर हम L की तरफ आ रहे हैं, पहले हमने L कैलकुलेट किए फर्स्ट कॉलम के, फिर फर्स्ट रो कैलकुलेट की, फिर हमने सेकंड कॉलम किया, फिर सेकंड रो की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम के में हमारे पास 2 2 और यहाँ पे 3 2 और n
2 तक की सारी गई हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो है L22 है, ये तो A22 तो है ही, ठीक है, और L2112 है, ठीक है, 2112, और ये L और U के कंपोनेंट्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। इसी तरह से जब हमने L32 किया तो हमारे पास जो है वो A32 और L3112 है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास जब ये वैल्यू है तो इस सबस्क्रिप्ट को आप ध्यान में रखिए कि ये 11 है। इसी तरह से ये पूरी लाइन जो है सिर्फ आपके पास एक जो है यहाँ पे ये फैक्टर जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ एक फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद हमने जब L कैलकुलेट कर लिए तो हमने इसके बाद जो है U कैलकुलेट किए। अब U में हमारे पास यहाँ था 12 डिवाइडेड बाय L11, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे पास ये एक प्रोडक्ट ये भी आ गया, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है ये आपके पास 22 है, और दिस इज लेस देन 2, ठीक है। ये जो 1 जब है तो यहाँ पे जब 1 था तो यहाँ कोई भी नहीं था, अब ये 2 हुआ तो एक ये चीज़ इसमें सब्ट्रैक्ट हुई, तो ये L3 जो है यहाँ पे आपके पास ये 2 होना चाहिए था, ये 2 है, 2 1 और 1 3, L डिवाइडेड बाय L22। इसमें भी अब देखिए कि यहाँ पे 2 4 है, 2 1 है, 1 4 है, और ये 2 है, तो ये सब्सक्रिप्ट 1 है, ये सब्सक्रिप्ट 1 है, सिर्फ एक टर्म जो है यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है, और ये 2 और ये 2 कॉमन है। फिर उसके बाद जब हम L3 की बारी आई, यहाँ L22 था तो एक चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी, और ये 1 था जो 2 से लेस था, ठीक है। यहाँ जब हम 3 पे आए तो ये L1 3 1 1 3 माइनस, अब 2 आपके पास सब्सक्रिप्ट होंगे, बट दिस इज लेस देन 3, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे भी ये लेस देन 3 के साथ आपके पास L जा रहा है। तो हम इसी तरीके से जब करेंगे तो हमारे पास जो है टर्म्स हैं, U की टर्म्स में आपके पास जो है L जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट, जब हम यहाँ पे थर्ड वो रो को यूज़ करेंगे तो ये 2 2 होगा, और फिर इसके बाद L3 3 से डिवाइड हो रहा होगा, L4 4 से डिवाइड हो रहा होगा, इसके डायगोनल जो हैं L के वो डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड होगा, और यहाँ पे L जो है जब L कैलकुलेट करेंगे तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारी एक समेशन चल रही है। सो हम जो है इसको जनरलाइज जब करते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कि जनरल फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि Lij, यहाँ देखिए L, अगर हम इसको पहले वाले को, क्योंकि ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, तो I और J फर्स्ट जो है ये कॉलम कुछ वो नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आपके पास जो है I और J है, तो आप देखिए Aij वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि I इसका भी सब्सक्रिप्ट वही है, J ये वाला सब्सक्रिप्ट है, और ये जो चीज़ है ये K है, और K हम लेंगे कहाँ से, K वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू J माइनस 1। तो अगर J 1 है, जब हमने 1 ले लिया तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला समेशन आएगी ही नहीं, ठीक है। जब हम J1 को लेंगे तो ये समेशन हमारे पास मौजूद ही नहीं होगी, लेकिन जब हमारे पास J2 हो जाएगा तो ऑब्वियसली K1 वाली एक समेशन आएगी, J3 होगा तो एक समेशन, दो वैल्यूज आ जाएंगी, J वेरी फ्रॉम 1 टू 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2, और फिर इसी तरह से ये चलती चली जाएंगी। और इसी तरह से इन्हीं सब्सक्रिप्ट के साथ आप देखिए कि ये क्या है, अब J और I+1 है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जब हमने किया तो हमारा I वेरी कर रहा था फ्रॉम 1 2 3 रोज के साथ, ठीक है, और हमने ये सारी एक कैलकुलेट कर ली। जब हमने U कैलकुलेट किए तो हमारा वो रो वाइज चल रहा है, और रो वाइज कैसे चल रहा है कि I+1 हमने पहला ही U12 किया था, बजाय 1 1 के U12 कैलकुलेट किया, U13 किया, U14 किया, U1n+1 तक हम क्योंकि n तक जाएंगे, सो ये n+1 तक कैलकुलेट होगा। और ये किस तरह कैलकुलेट होगा, ये एलिमेंट तो आपके पास नॉन मैट्रिक्स से है, और यहाँ पे ये है Ljk और Uk I+1, और ये k अगेन उसी तरीके से वेरी कर रहा है कि आपके पास अगर k जो है वो j अगर है आपके पास 1 तो ये वैल्यू आएगी ही नहीं जो कि फर्स्ट रो थी, फिर उसके बाद जब j इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये एक वैल्यू आएगी, J3 होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी, और इसी तरह से आपके पास ये जो फर्स्ट है J उसी के अकॉर्डिंगली L22 है, ये 3 3 है, ये जो भी है उसके कॉलम एलिमेंट लोअर मैट्रिक्स के हमारे पास। सो हमारा वो सारी की सारी जो एफर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ इन दो जो है फॉर्मूला में इकट्ठी हो गई, ठीक है, हमने उसको इसमें कंडेंस कर दिया। अब सिंपल ये है कि व्हेन J वेरी कर रहा है
फ्रॉम 1 to n, और i वेरी कर रहा है j से, क्योंकि हम देखें पहली दफ़ा जब हम कर रहे हैं तो हम A11 के साथ कर रहे हैं। जब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हमने एग्जॉस्ट कर ली तो अब जो है हमारी दूसरी दफ़ा जब वो लूप चलना शुरू होगी, अगर इसमें आप देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो पहले हमने फर्स्ट कॉलम कर लिया, फिर हमने फर्स्ट रो कर ली, फिर हमने क्या किया, सेकंड पे ये L22 आ गया। अब हम पिछला तो नहीं कर रहे हैं ना, L22 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास U जो है वो 2 3 पे कैलकुलेट हो रहा है। 2 2 के बजाय 2 और 2 + 1 i + 1 जो है 2 3 हो जाएगा। हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से फिर थर्ड में हम L33 से कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे यूज कैलकुलेट होंगे वो 3 4 से स्टार्ट होंगे। सो हम ये सारा कुछ करने के बाद जो है ये इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा जो i वेरी कर रहा है फ्रॉम j से, जब i 1 है, j 1 है तो i भी 1 से स्टार्ट होगा, जब j 2 है तो i जो है वो भी 2 2 से स्टार्ट होगा, और हमारी उस तरह से कैलकुलेशन होती चली जाएंगी। सो हमारी लूप जो है टोटल वो इस तरह से बनेगी। इफ़ यू मेक श्योर दैट A11 इज इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, जो आपके एस हैं, जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है, कि हम उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है दे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, then the division of the above equations will always be defined since the LII values will be non-zero। ठीक है, कि अगर आपके डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हैं तो आपकी ये सारा प्रोसेस जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। दिस में बी सीन बाय नोटिंग दैट LU इक्वल टू A। ठीक है, हमने इसको A मैट्रिक्स को डिकम्पोज किया था LU से, एंड देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ L times the determinant of u equals the determinant of a, that is, आप देखें कितना आसान हो गया। हमने L और U में डिकम्पोज कर लिया तो L के डायगोनल एलिमेंट और उसके डिटर्मिनेंट होगा L का, और U के डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो उसका डिटर्मिनेंट होगा। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो U के डायगोनल एलिमेंट तो 1 हो गए, और सिर्फ L के डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दे देंगे। तो कितना आसान काम हो गया। सो वी आर एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो होगा, सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, द LII एलिमेंट्स आर ऑल नॉन जीरो, द डिटर्मिनेंट ऑफ L मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, आपके पास LII नॉन जीरो है, और हमारा डिटर्मिनेंट A का वो इसके L के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस डायगोनल एलिमेंट है। फॉर n ग्रेटर देन 2, Crowd's method requires fewer arithmetic operations than either the Gaussian or Gauss-Jordan method, making it the fastest of the basic eliminations method। ठीक है, तो ये आपका जो है Crowd's method जो है वो बहुत इससे बेहतर है। It may also be made economical of core storage in the computer by overlapping the U and L matrices on the A matrix। कि जब हम अपनी मैट्रिक्स की को राइट अप कराते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ हमें स्टोरेज चाहिए होती है, तो हम उस स्टोरेज को भी इकोनॉमिकल कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों की सिंबल डिफरेंट रखी हुई हैं। हमारा डायगोनल एलिमेंट जो U के हैं वो तो 1 है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है हम 1s को स्टोर करें या ना करें। हमारे पास डायगोनल एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये L11, L22, L33 इस तरह से हैं। सो हम जो है अपनी मैट्रिक्स के अंदर जो है ये इस तरीके से स्टोरेज करके सिर्फ एक मैट्रिक्स में L और U दोनों मैट्रिसेस को स्टोर कर सकते हैं, तो हमारी जगह बच सकती है। सो हमारी मेमोरी जो है कंप्यूटर में वो सेव हो सकती है। सिंस एनी एलिमेंट ऑफ Aij इज वंस यूज्ड। ठीक है, जब आप पिछली सारी कैलकुलेशन में देखिए, आपका जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुए हैं, दूसरी दफ़ा उनको हमने नहीं यूज़ किया, वो हमारे कन्वर्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ L या U के। तो हमने जब एक दफ़ा पहली दफ़ा यूज़ किया, जब उसको इक्वेट किया, तो उसके बाद वो वाला एलिमेंट हमारा दोबारा से यूज़ नहीं हुआ। सो इट नेवर अगेन अपीयर्स इन द इक्वेशन, एंड आल्सो देयर इज़ नो नीड टू स्टोर द जीरोस इन आइदर U और L, and ones on the diagonal of U can also be omitted। ठीक है, कि जो वन डायगोनल एलिमेंट U का है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। In other words, the A array can be transformed by the above equations and become। अब देखिए हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, एक तो हमने यहाँ पे 20 को देखें 1 5 2 5 3 5 4 5 में के तौर पे लिख लिया, उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आप इसके कोई भी नाम दे लेते हैं।
तो हमारे क्योंकि ये एक लूप चल रही है तो हम इसको आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसको हम जो है अब देखिए, अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे L11 है, इसकी सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट U12 था, 13 14 15 था। सेकंड रो में आपका फर्स्ट एलिमेंट L21 था, सेकंड L22 था, और यहाँ पे 23 U23 U24 U25 है। और इस तरह से हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है पूरी मैट्रिक्स को लिख लिया है। तो हमें स्टोरेज भी इतनी ही चाहिए थी जितनी कि हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स की स्टोरेज थी। हमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हमें एल की एक और मैट्रिक्स चाहिए थी और यू की एक और मैट्रिक्स चाहिए थी। सो हम जो है इसको इस तरीके से कॉम्पैक्ट, बिकॉज वी कैन condense the L and U matrices into one array and store their elements in the space of A. This method is often called a compact scheme. ठीक है कि हमने वो स्टोरेज इतनी सारी इसकी वजह से बढ़ा ली। तो ये है कि कंप्यूटर में आपको मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका सीपीयू टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके नंबर ऑफ कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हमें उसमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए। सो इन तीनों मेथड्स में अगर आप कंपैरिजन करें तो क्राउड्स मेथड जो है वो दैट वाज द बेस्ट। सो चलें इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। आप देखिए कि हम किस तरह से क्राउड्स मेथड को यूज़ करेंगे। ये हमारी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस हैं। क्योंकि मैनुअली जब आप कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एग्जांपल के लिए छोटी से छोटी एक्सरसाइज आपको कराएं ताकि टाइम भी कम लगे और एफर्ट भी कम लगे। तो ये 3 सिस्टम ऑफ 3x3 इक्वेशंस है, ठीक है, 3 इक्वेशंस है। तो यहाँ पे है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 12, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 11 एंड 2x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशंस हैं। इनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑब्वियसली 3 माइनस 1 2 12 1 2 3 11 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2, ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। इसको हम डिकम्पोज करते हैं इन एल एंड यू मैट्रिसेस, और एल में देखें L11 L21 22 L31 L32 L33 मल्टीप्लाइड बाय यू मैट्रिक्स है, 1 इसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और इसके अबव द डायगोनल एलिमेंट है U12 U13 U14 U23 U24 एंड U34। ये आपकी आप इसको डिकम्पोज कर रहे हैं इस तरीके से। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, L11 आ जाएगा 3, L21 आ जाएगा 1, L31 आ जाएगा 2। फिर उसके बाद आप देखिए कि U12 आपके पास क्या है, दैट इज A12 ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय L11। अब यहाँ से हमारे पास L1 क्या आया था 3, तो ये आ जाएगा -1/3। U12 आ जाएगा -1/3, U13 आ जाएगा, ये है A13 डिवाइडेड बाय L11, तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। U14 आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप देखिए कि आपके पास L11 L21 L31 क्या आ गए, 3 1 और 2। इसको हम अगर लिखें इस तरह से तो हमारे पास आ जाते हैं, ये आपका पेन नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से। L11 इज इक्वल टू 3, A11 के बराबर है। फिर L21 इज इक्वल टू 1, L31 इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो ये A3 जो है A11 है, A21 है, A31 है, हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद हमने जब ये कैलकुलेट करना है तो U12 क्या है, 1 -1/3, U12 इज इक्वल टू -1/3, U23 इज इक्वल टू A23 ओवर L11, तो A23 जो है वो A23 है 2 और L11 है 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। और U24 जो है वो दैट इज इक्वल टू A24, आपके पास A24 क्या है 12 12/3,
तो 12/3 आपके पास आ जाता है 4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो सेकंड कॉलम में आपके पास आएगा, तो आपके पास L22 और L23 आएगा। तो L22 आपके पास क्या है, L22 था A22 माइनस L21 U14, L22 A22 माइनस L21 U12। तो आप देखिए कि A22 आपके पास यहाँ पे क्या है, A22 है 2 और 2 माइनस L21 ये है 1 और U12 है माइनस 1/3, तो ये आपके पास आ जाता है 2 प्लस 1/3, दिस इज 7/3। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास L32 है, दैट इज A32 माइनस L31 U12। तो ये आपके पास A32 जो है वो क्या है, A32 -2 है, -2 और माइनस L31 यहाँ क्या है 2 है और L12 आपके पास है -1/3, तो ये आपके पास आ जाता है -2 प्लस 2/3, तो ये है -4/3। तो आपके पास यहाँ से L32 और L22 कैलकुलेट हो गए। देन आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जो है ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया, ये 1 3 है 1 4 है और यहाँ पे आपने 1 2 जो है यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया 1 3 1 4। यहाँ से आपके पास जो है यहाँ से आ जाता है L2 U23 ये आपके पास आएगा A23 माइनस L21 U13 डिवाइडेड बाय L11। तो ये आपके पास है A23 आपके पास क्या है, अगर A23 आपके पास है 2 माइनस L21 है 1 U13 आपके पास कहाँ कैलकुलेट हुआ, U13 है 2/3 डिवाइडेड बाय L11 दैट इज 3, तो दिस इज 2 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 3 4 6 4/9 और इसी तरह से U24 आ जाएगा आपके पास A24 माइनस L21 U14 डिवाइडेड बाय L11। तो ये आपके पास 24 आपके पास क्या है, 24 है 11। देखिए हमें सिर्फ एक जो वैल्यू है वो पीछे देखने की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी चीज़ें हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। L21 आपके पास है 1, L14 है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय L11 है 3, सो ये आपके पास है 11 माइनस 4 इज 7/3। तो यहाँ से आपने ये सारी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई और देन आपने अब क्या है, आपने सेकंड रो कैलकुलेट कर दी। अभी हम जाएंगे, हमारे पास थर्ड जो है कॉलम में सिर्फ L33 है, L33 को हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा वो, L33 है A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U12। तो ये आपके पास है L33 आपके पास क्या है, आप देखिए कि आपके पास L33 है 2 माइनस A33 है 2 माइनस L31 है आपके पास 2 U13 है आपके पास 2/3 और माइनस L32 है आपके पास, यहाँ देखिए हमने L32 यहाँ कैलकुलेट किया है, दैट इज माइनस 4/3 और U12 क्या है, U12 आपके पास सॉरी ये U22 है, ये U22 है, U22 हमने
यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 3 सॉरी हम गलत क्या 2 सॉरी 2 3 है, तो हमने u23 कैलकुलेट किया है जो कि ये है, इसकी वैल्यू 4/9 है। सो 4/9 तो ये आपके पास आ जाता है 2 माइनस 4/3 प्लस 16/27। ठीक है, ये आपकी वैल्यू इस यहाँ से आ जाती है। सो आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप जो है लास्ट रो जो है u की वो भी कैलकुलेट कर लेनी है, और इसके बाद आपके पास जो है वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएंगी। और फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है वो u मैट्रिक्स है, ठीक है, और u अगर देखें तो हमारे पास ये 1 और u12 है, u13 है, u14 है, देन 0 1 u23 u24 फिर 0 0 1 u34। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ से अब यहाँ देखिए, अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास जो है वो क्या था, मैट्रिक्स कहाँ से थी, ये ux, ठीक है, इज इक्वल टू y। अब हमने y भी कैलकुलेट कर लिए, हमारे पास ये देखें ये y थे जो कि थे u15 u25 u35 u45। सो ये y जो है ये अब हमारे पास कैलकुलेट हो गए। जब ये कैलकुलेट हो गए तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये आप इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास जो है ये आपके पास जो है यहाँ से जो x है ये x4 है, x3 है, x2 है, x1 है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ देखिए कि आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यहाँ से हमारे पास जो है वो जब इसके इक्वल होगा, ठीक है, u को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, आपके पास यहाँ से जो है वो x 1 2 3 है, तो x3 आपके पास u34 आ गया। फिर इसी तरह से x2 जो है वो आपके पास क्योंकि ये आपके पास y है ना, तो ये आपके पास जो है यहाँ से ये आ गया u24 माइनस x3 u23। ठीक है, आपके पास यहाँ से तो ये x3 जो है u34 हो गया, फिर x3 जो है मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय 23 ये आपके पास आ गया, और x1 जो है वो आपके पास आ गया u14 माइनस x2 माइनस u13 x3। ये आपको ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से बाकी वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास जो है यहाँ से इतना आसानी से सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये जो है आपका जो मेथड है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं कि आपने आपकी जो U मैट्रिक्स है सिर्फ U ही को लेके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो किस तरह से होती है कि आपके पास जो है वो हम A x, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम है, दिस इज इक्वल टू सम B। तो आपकी जो है A मैट्रिक्स है वो आपके पास जो है, और या A ऑगमेंटेड अगर मैं इसको यूं कह लूँ तो ये आपके पास A11 A12 A13 और B1 आ जाती है। ठीक है, A21 A22 A23 B2 इसी तरह हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे A31 A32 A33 B3 ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम जब इसको करते हैं तो हमें जो है ये वाली पहली वाली जो एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, मुझे ख्याल आया कि शायद आपको ये चीज़ समझ ना आए तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से
एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज x1 x2 x3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू b1 b2 b3। इसको देख के तो आप देखिए कि अगर हम इसमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ है तो पहले तीन जो हैं कॉलम्स हमारे x1 x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल टू b1 हो रहा है। सो जब हम x1 x2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया था, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास x1 x2 और x3, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। फिर ये आपके पास आ गया a21 x1 a22 x2 a23 x3 इक्वल टू b2, और फिर ये है a31 x1 a32 x2 a33 x3 इक्वल टू b3। तो यहाँ से हमने जो प्रीवियस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया ना, मुझे ख्याल आया कि शायद आपको ना समझ आई हो, लेकिन हमने यही काम किया कि हमने पहले तीन जो हैं कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया इससे और इसके बराबर हमने इसको पुट कर दिया। इन दो को सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई किया और ये थर्ड, ये जो था ये हमारा सोर्स टर्म थी, हमने उसके इक्वल पुट कर दिया और देन हमने थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल पुट कर दिया। तो इससे हमारे पास जो है x1 x2 और x3 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो बच्चों ये आज तक जो था ये हमने क्राउड्स मेथड पढ़ा और हमने देखा कि हम कितने आसानी से जो है किसी भी मैट्रिक्स को डिकम्पोज करके उसकी जो है हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने देखा कि ये स्पेस के हवाले से भी हमें बहुत इजी है कि कंप्यूटर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा उसकी बचत हो जाएगी, उसकी CPU टाइम की भी बचत हो जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है कि हमने सिंपल दो फार्मूला, हमने एक L को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बना लिया, एक U को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बना लिया और इन दोनों फार्मूलास को हम दो स्टेटमेंट्स में डू लूप्स लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे लिए बड़ी आसानी से सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने क्या करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।